स्टूडेंट, हाउ आर यू। तो हम लोग 2 चैप्टर अब तक कंप्लीट कर चुके हैं, सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज और सॉलिड स्टेट। आज हम लोग इनऑर्गेनिक का एक अलग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, वो होंगे हमारे पास पी ब्लॉक एलिमेंट। टॉपिक चैप्टर रहेंगे हमारे पास पी ब्लॉक एलिमेंट। क्लास 11th में हम लोग पढ़ चुके हैं एस ब्लॉक एलिमेंट और पी ब्लॉक एलिमेंट का 2 ग्रुप्स हम लोग पढ़ चुके थे, ग्रुप नंबर 13 और ग्रुप नंबर 14। आपको पता है कि पूरे पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट हैंड साइड में अवेलेबल होता है, पी ब्लॉक एलिमेंट पीरियोडिक टेबल के राइट हैंड साइड में अवेलेबल होता है और डी ब्लॉक एलिमेंट एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में अवेलेबल होता है। एफ ब्लॉक एलिमेंट आपके बॉटम हैंड में अवेलेबल होते हैं। अगर मैं बात करूं एस ब्लॉक एलिमेंट में, तो एस ब्लॉक एलिमेंट में हम लोग 2 ग्रुप पढ़े हुए थे, ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2। ग्रुप नंबर 1 को हम लोग अल्कली मेटल कहते हैं और ग्रुप नंबर 2 को अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं, जिसके बारे में हम लोग क्लास 11th में प्रॉपर तरीके से डिटेल किए हुए हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट में आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट आपके ग्रुप 13 से ग्रुप 18 के बीच में स्टार्ट होता है। अगर हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट को देखें तो ये स्टार्ट होते हैं ग्रुप 13 से लेकर के ग्रुप नंबर 18 तक। ग्रुप 13, ग्रुप नंबर 14, ग्रुप नंबर 15, ग्रुप नंबर 16, 17 और 18। यहां पर बोरोन आते हैं बाल गंगाधर, इंदिरा, तिलक, काशी जी, सुनो पंजाबी, काशी जी, सुनो पंजाबी, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब्बीमार, ओ ससी टीपो, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब्बीमार, ओ ससी टीपो, फिर कल बाहर आई आंटी और हीरो ने आकर 0 रन मारा। ये आपके पी ब्लॉक एलिमेंट है। अगर मैं पी ब्लॉक एलिमेंट की बात करूं तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि कोई भी एलिमेंट हमारे पी ब्लॉक से बिलोंग कर रहे हैं, तो इसके लिए हम लोग क्लास 11th में बात किए हुए थे। आप एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद उसकी लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में इंटर कर जाता है वो उसी ब्लॉक का मेंबर कहलाता है। अगर मैं बात कर रहा हूं बोरोन की, तो बोरोन पी ब्लॉक में क्यों रखा गया है? क्यों? क्योंकि जब मैं बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो पी ऑर्बिटल में इंटर किया। आप देख सकते हो, जैसे कि मैं बात कर रहा हूं बोरोन की, तो बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं। अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन करूं तो आएगा 1s2, 2s2 एंड 2p1, दैट इज 2 to 4 and 5। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पे एंट्री किया है? पी ऑर्बिटल में एंट्री किए हैं, इसलिए बोरोन कहां का मेंबर है? पी ब्लॉक का मेंबर है। लास्ट इलेक्ट्रॉन देखो पी ऑर्बिटल में एंट्री कर रहा है तो ये पी ब्लॉक का मेंबर कहलाएगा। ये जो n दिख रहा है आपको, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? n बोले तो शेल, या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पीरियड बोलते हैं। और ग्रुप्स की बात करें तो ग्रुप्स कैसे डिसाइड करते हैं? ग्रुप्स डिसाइड करते हैं 10 प्लस एस प्लस पी इलेक्ट्रॉन। जैसे कि एस में कितने इलेक्ट्रॉन थे आपके पास? 2, और पी में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 3। ये दोनों मिलाकर वैल्यू कितना हो जाएगा? 3। इसमें 10 को ऐड कर दो, कितना वैल्यू आएगा? 30। यानी कि ग्रुप नंबर 13 का पीरियड नंबर 2 पर बोरोन अवेलेबल है। ये सारी बातें हम लोग क्लास 11th में कर चुके हैं। ये तो हो गया बोरोन की बात। अब बोरोन के अलावा मैं और भी कोई एग्जांपल ले लेता हूं। सपोज करो मैंने फास्फोरस को कंसीडर कर लिया कि फास्फोरस कहां पर अवेलेबल है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो फास्फोरस की बात करो तो फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितने होते हैं? 15 होते हैं। कॉन्फ़िगरेशन कर लीजिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3, 6 4 10, 12 और 3 15। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पे एंट्री किया बाबू? लास्ट इलेक्ट्रॉन एंट्री कर गए पी ऑर्बिटल। तो
तो p ऑर्बिटल में एंट्री कर गया है, इसलिए फास्फोरस p ब्लॉक का मेंबर हो जाएगा। अब इसकी जो देखो यहां पर ये जो 3 दिख रहा है आपके, ये 3 क्या बता रहे हैं आपके पास, पीरियड नंबर बता रहे हैं। पीरियड नंबर क्या दिखा रहे हैं यहां पर, ये 3 दिखा रहे हैं। और ग्रुप्स की अगर मैं बात करूं तो ग्रुप्स कैसे डिसाइड करोगे, 10 इलेक्ट्रॉन प्लस S प्लस P का इलेक्ट्रॉन, 10 प्लस S का इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2 और P का इलेक्ट्रॉन कितना है 3, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 5। S इलेक्ट्रॉन में 2 है, P इलेक्ट्रॉन आपके 3 है, तो 3 2 कितने हो गए 5, 10 और 5 कितने हो गए 15। तो P ब्लॉक के पीरियड नंबर 3 के ग्रुप नंबर 15 में अवेलेबल है हमारे पास फास्फोरस। देखो P ब्लॉक का मेंबर ये है, P ब्लॉक का ग्रुप नंबर 15, सॉरी P ब्लॉक में सबसे पहले फास्फोरस एग्जिट करेगा या फिर ग्रुप नंबर 15 पे एग्जिट करेंगे और पीरियड नंबर 3 पर अवेलेबल होगा ये फास्फोरस। आप किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, इनमें से किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन हमेशा कहां पे एंट्री करने वाला है, p ऑर्बिटल में एंट्री करने वाला है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, p ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। तो यहां से हम लिख सकते हैं लास्ट इलेक्ट्रॉन enters into p orbital, hence these elements called p block element। ये पीरियड नंबर 2 है, ये पीरियड नंबर 3 हो जाएंगे, ये पीरियड नंबर 4 हो जाएगा, ये पीरियड नंबर 5 और ये पीरियड नंबर 6। मैं पीरियड नंबर 7 को कंसीडर नहीं कर रहा हूं क्योंकि पीरियड नंबर 7 आपके पास क्या है, इनकम्प्लीट है। अगर मैं इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं, अच्छा एक चीज से पहले, ये जो हमारे p ब्लॉक एलिमेंट है आप इसको कैसे डिसाइड कर सकते हो, कोई भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में एंट्री कर जाएगा, इसलिए इस एलिमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, p ब्लॉक एलिमेंट बोलेंगे। अब देखो ये p ब्लॉक एलिमेंट में आपके मेटल भी एग्जिट करते हैं, नॉन मेटल भी एग्जिट करते हैं और मेटलॉइड भी एग्जिट करता है, यानी कि p ब्लॉक में आपके सारे एलिमेंट एग्जिट कर जाएंगे, चाहे वो मेटल हो, चाहे वो नॉन मेटल हो, चाहे वो मेटलॉइड हो। अगर मैं इसको इस तरीके से कंसीडर करता हूं, अब ये देखो ये जो आपको डायगोनल दिख रहा है, ये डायगोनल मेटलॉइड को डिसाइड कर रहा है। इस मेटलॉइड के इधर जितने भी एलिमेंट हैं, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, टेलरियम, लेड, टीन और बिस्मथ, ये सारे एलिमेंट आपके क्या हैं, मेटल हैं। और इस मेटलॉइड के उधर जो मिल जाएंगे वो आपके क्या होंगे, नॉन मेटल होंगे। अब देखो एक रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन यहां से बन जाएगा कि p ब्लॉक एलिमेंट में मेटल सबसे ज्यादा एग्जिट करता है या नॉन मेटल एग्जिट करता है या मेटलॉइड एग्जिट करते हैं। तो p ब्लॉक एलिमेंट में सबसे ज्यादा नॉन मेटल एग्जिट करता है, ये इधर आपके पास क्या है, नॉन मेटल है। तो p ब्लॉक में तीनों चीज मिल जाते हैं, आपके मेटल भी मिल जाता है, मेटलॉइड भी मिल जाते हैं और नॉन मेटल भी मिल जाते हैं। ये जो आपको जंक्शन दिख रहा है, ये जो ब्रिज दिख रहा है आपको, ये जो डायगोनल दिख रहा है, ये डायगोनल क्या है आपके पास, मेटलॉइड है। इस मेटलॉइड के नीचे साइड में मेटल्स एग्जिट करते हैं और इसके अपोजिट साइड में आपके नॉन मेटल एग्जिट करते हैं। तो p ब्लॉक में सबसे ज्यादा एलिमेंट नॉन मेटल के पाए जाते हैं, उसके बाद आपके मेटलॉइड और मेटल के पाए जाते हैं। अगर मैं इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, p ब्लॉक एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके होंगे NS2 Np 1 से लेकर के 6 तक, जहां पर n आपके पास क्या है, नंबर ऑफ शेल, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पीरियड बोलते हैं, यानी कि n की वैल्यू यहां पर पहले से लिखी हुई है। अगर मैं ग्रुप नंबर 13 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो इसका क्या हो जाएगा, NS2 Np1। अगर ग्रुप 14 की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो NS2 Np2 हो जाएंगे। अगर ग्रुप 15 की बात करूं तो NS2 Np3 होगा। ग्रुप 16 की बात करूं तो NS2 Np4 होगा। ग्रुप 17 की बात करूं तो NS2 Np5 होगा।
और इसका क्या हो जाएगा NH2NP6। अब यहां पर अगर मैं किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, सपोज करो मैंने क्लोरीन का लिखना चाहता हूं, तो क्लोरीन का लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पे एंट्री करेगा? N की वैल्यू क्लोरीन के लिए कितनी है? 3 है, यानी कि लास्ट इलेक्ट्रॉन 3s2 और 3p5 पे एंट्री करेगा। आप कॉन्फ़िगरेशन करके देख लो, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17, दैट इज 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5। ये लास्ट ऑर्बिटल का, लास्ट सेल का इलेक्ट्रॉन कितने दिखा रहे हैं आपके? 7 दिखा रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ps में और 5 इलेक्ट्रॉन p में। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको समझ में आ गया होगा। अब आप मान लो क्रिप्टन का लिखना चाहते हो, तो क्रिप्टन के लिए n की वैल्यू कितनी है आपके पास? 4 है, तो बस n की जगह हम क्या रख देंगे? 4 रख देंगे, आपका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकल करके सामने आ जाएगा। अगर मैं सल्फर का लिखना चाहूं, तो सल्फर के लिए n की वैल्यू कितनी दी हुई है यहाँ पे? 3, यानी पीरियड नंबर कितना दिया हुआ? 3, तो बस यहाँ पर n की वैल्यू 3 फिट करेंगे, आपका इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकल कर सामने आ जाएगा। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद कुछ इफेक्ट्स आपको पढ़ना पड़ता है जो पी ब्लॉक एलिमेंट के रिस्पॉन्सिबल होंगे। आपको क्लास 11th में मैंने पीरियोडिक टेबल के बारे में अच्छे से डिटेल दिया था और वहां पर पीरियोडिसिटी की भी बात किए हुए थे, वहां पर भी कुछ इफेक्ट की बात किए हुए थे। आप उसको एक मर्तबा रीड कर लेना अच्छे से उस चैप्टर को। ग्रुप 13 के एलिमेंट होगा, ग्रुप 14 के एलिमेंट होगा, ग्रुप 15 होगा, ग्रुप 16 होगा, 17 होगा और 18 होगा। अब किसी ग्रुप का नामकरण जो होता है वो उसके फर्स्ट एलिमेंट डिसाइड करते हैं। जैसे कि मान लो एक ग्रुप 13 का नाम, सबसे पहला एलिमेंट कौन सा है? बोरोन, तो इसको बोलेंगे बोरोन फैमिली। इसमें सबसे पहला एलिमेंट कौन सा है? कार्बन, तो ऊपर से नीचे तक सारे एलिमेंट कार्बन फैमिली के होंगे। अब इसको बोलेंगे नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन से ऊपर से लेके बिस्मथ तक ये सारे एलिमेंट को नाइट्रोजन फैमिली बोलेंगे। इसको बोलेंगे ऑक्सीजन फैमिली, इसको बोलेंगे हैलोजन फैमिली, इसको बोलेंगे आप नोबेल गैस। तो यहां के बाद हम लोग कुछ इफेक्ट्स पढ़ लेते हैं, उसके बाद इस चैप्टर की तरफ मूव करते हैं। तो सबसे पहला इफेक्ट हम लोग देखने वाले हैं शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट। आपको मैं एक बात बता दूं, ये चैप्टर में चाहे इनऑर्गेनिक का कोई भी चैप्टर में मोस्टली पोर्शन आपको याद करने वाले होते हैं, लेकिन अगर आप समझ करके हर चीज को याद करोगे तो ज्यादा देर तक अपने माइंड में रख सकते हो। तो एनसीईआरटी मस्ट है, एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ना और इस लेक्चर को भी देखना, आपके सारे डाउट क्लियर होते चले जाएंगे। और ये पी ब्लॉक एलिमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपके 12 में 14 मार्क्स इंक्लूड करते हैं और हर साल यहां से आईआईटी, जेईई मेंस, एडवांस और नीट में क्वेश्चन आते हैं, इसलिए ये चैप्टर अच्छे से पढ़ना। तो हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट में कुछ इफेक्ट्स के बारे में पहले पढ़ते हैं। इफेक्ट्स में सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं शील्डिंग इफेक्ट। इसी को हम लोग स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बोलते हैं। हम लोग पहले भी बात किए हुए शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट के बारे में। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है कि किसी भी एटम में, सपोज करो किसी भी एटम का ये न्यूक्लियस पार्ट है, इसके चारों तरफ क्या होंगे आपके पास? सेल होंगे। ये आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यहाँ पर आउटर मोस्ट सेल हो जाएंगे और ये इनर सेल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इनर सेल हो जाएगा। आउटर मोस्ट में मैंने एक इलेक्ट्रॉन को कंसीडर किया है, इनर सेल में भी इलेक्ट्रॉन होंगे आपके पास। अब देखो ये आउटर मोस्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉन है, ये दो टाइप के फोर्सेस काम कर रहे हैं यहाँ पर। एक फोर्सेस काम कर रहा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से न्यूक्लियस के सेंटर के बीच में एक्ट कर रहा होगा, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन को भी ये न्यूक्लियस अपनी तरफ खींच रहा होगा, ये इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ खींच रहा होगा, ये इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ खींच रहा होगा, ये इलेक्ट्रॉन को भी खींच रहा होगा और ये वाले इलेक्ट्रॉन को भी खींच रहा होगा। लेकिन ये तो हो गया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन जो होंगे और ये वाला इलेक्ट्रॉन होगा, इन दोनों के बीच में एक फोर्स और काम करेगा जिसको हम लोग बोलेंगे फोर्स ऑफ रिपल्सन। क्योंकि दोनों का चार्जेस क्या है आपके पास? सेम है, तो न्यूक्लियस के नजदीक तो आपके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहे हैं, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन और इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और इनर सेल इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन काम कर रहा है। अब देखो फोर्स ऑफ रिपल्सन काम किया यहां पर, तो ये इलेक्ट्रॉन किधर धकेल देगा? उधर की तरफ धक्का मारेगा। तो क्या ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को उतना ताकत से खींच पाएगा जितना पहले खींच रहा था? सपोज करो कि मान लो ये इनर सेल इलेक्ट्रॉन ना होते
अगर ये इनर शेल इलेक्ट्रॉन नहीं होता तो ये इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस बहुत टाइटली अपनी तरफ खींचता, लेकिन जैसे इलेक्ट्रॉन आ गया इनर सेल में तो कुछ ना कुछ रिपल्सन क्रिएट कर दिया। अब रिपल्सन क्रिएट कर दिया तो पहले के कंपैरिजन में अब इसमें क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेंगे? अच्छा नहीं, कम काम करेगा। अब देखो ये क्यों हुआ? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इनर सेल इलेक्ट्रॉन। ये इनर सेल इलेक्ट्रॉन आउटर सेल इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया? प्रोटेक्ट कर दिया है कि न्यूक्लियस के नजदीक आपको नहीं आना। ये जो प्रोसेस कहलाता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं। आपको इसको समझाने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं जो 11th में मैंने आपको समझाया था। सपोज करो कि सलमान खान न्यूक्लियस मोल में आया हुआ है। ये सलमान खान आपके न्यूक्लियस मोल पर आए हुए हैं। इसका आने का टाइम है 3:30 में, ठीक है, और आपको सलमान खान को देखने जाना है। अब आपका क्लास छुट्टी होता है 4:30 पे, यानी कि 1 घंटा लेट होने वाले हो आप। फिर भी आप देखने चले गए। कितना पॉसिबिलिटीज है कि 3:30 में सलमान खान न्यूक्लियस मोल में आ चुका था और 4:30 बजे आपकी क्लास से छुट्टी हुई, तो कितना पॉसिबिलिटीज है कि आप सलमान खान को देख पाओगे? बहुत कम पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि जब तक आप पहुंचोगे इसके चारों तरफ क्राउडिंग भर चुका होगा। इसके चारों तरफ लोग आ चुके होंगे, ये क्राउडिंग भर चुका होगा। आप पहुंचे यहां पर, क्या आप सलमान खान को अच्छे से देख पा रहे हो? नहीं देख पा रहे होगे। क्यों नहीं देख पा रहे होगे? कि जब जैसे ही आप यहां पर पहुंचे पहले से ही क्राउडिंग सलमान खान को चारों तरफ से घेर करके रखा हुआ है। अगर ये क्राउडिंग नहीं होता तो आप आसानी से सलमान खान से मिल सकते थे और उसे हाथ वगैरह मिला करके चाय पानी पी सकते थे आप। अब सपोज मैं यहां पे 2 कंडीशन लिया। अच्छा, इससे पहले अब देखो आप सलमान खान से मिल नहीं पा रहे थे। क्यों नहीं मिल पा रहे थे? क्योंकि क्राउडिंग आ चुका था यहां पर। क्राउडिंग आने की वजह से आप सलमान खान से नहीं मिल पाए, ठीक है। ये जो क्राउडिंग कहलाया, इसके वजह से आप प्रोटेक्ट हो जा रहे हैं सलमान खान से। दैट इज, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? शील्डिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शील्डिंग बोलते हैं। अब देखो, अब मैं 2 केस लेता हूं। सपोज कर रहा हूं मैं एक केस लिया, यहां पे सलमान खान बना देता हूं मैं पहले से, ये हो गए, और इसके चारों तरफ क्राउडिंग भरे हुए थे। आप पहुंचे थे यहां पर। सपोज करो इसका जो हाइट है, ये जो क्राउडिंग का हाइट है, ये हाइट है आपके पास 4 फीट का और आपका हाइट है 6 फीट का। ये आप हो। अब क्या सलमान खान को देख पाओगे? बड़ा आसानी से देख पाओगे। क्यों? क्योंकि क्राउडिंग से आपका हाइट क्या हो गया? 2 फीट ज्यादा हो गया। 2 फीट जब ज्यादा हो जाएगा तो आप आसानी से इसको देख सकते हो। देख सकते हो। आप यहीं से क्यों रुकोगे? थोड़ा सा और नजदीक आकर देखोगे। यहां पर आप मान लो यहां से यहां तक पहुंच गए, उसके बाद भी आपका हाइट कितना दिखेगा? 6 फीट। आपको आसानी से सलमान खान दिख रहा होगा। एक और मैं केस लेता हूं। मान लो ये सलमान खान हो गई, ये आपके क्राउडिंग हो गए। यहां पर आप पहुंचे थे। अब आपका हाइट हो गया 4 फीट और इसका हाइट हो गया 6 फीट। क्या आप सलमान खान को देख पाओगे? नहीं। क्राउडिंग से भी आप छोटा पहुंच गए। जब क्राउडिंग से भी छोटा पहुंच गए तो सलमान खान के नजदीक तो आप जा नहीं सकते और आप इसको देख भी नहीं सकते अच्छे से। अब मैं रिप्लेस कर रहा हूं यहां से। ये जो सलमान खान था इसको मैं बोल रहा हूं न्यूक्लियस। क्या बोल रहा हूं? न्यूक्लियस। ये है आपके पास इनर सेल इलेक्ट्रॉन, इनर सेल इलेक्ट्रॉन, और ये है आपके पास, ये जो आप थे वो थे आपके पास आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। जो आप थे वो क्या है? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को इनर सेल इलेक्ट्रॉन शील्ड कर देता है ताकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस और इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में रिड्यूस कर जाए, कम हो जाए। ये इफेक्ट क्या कहलाता है? शील्डिंग इफेक्ट कहलाता है। अब देखो केस नंबर 1 में अगर मैं बात करूं तो आप यहां से देखो, ये मान लो ये हाइट कम था, जैसे ही हाइट कम हुआ आप नजदीक आ गए। यहां पर हाइट ज्यादा हो गया, आप दूर चले गए। इसका मतलब क्या है कि यहां पर शील्डिंग तो हो रहे थे, लेकिन शील्डिंग क्या हो जा रहे थे? पुअर शील्डिंग हो रहा था। और यहां पे शील्डिंग क्या हो रहे थे आपके पास? इफेक्टिव। बात समझ रहे हो? तो शील्डिंग क्या हो जाएंगे आपके पास? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को इनर सेल इलेक्ट्रॉन प्रोटेक्ट कर रहा था ताकि आउटर सेल इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नजदीक कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सके, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना टाइटली नहीं काम कर सके। इस इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं। तो हम लोग यहां से डिफिनेशन लिख लेते हैं इसका। अब बस समझ समझ के देखना इसको। आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन थे
उसको इनर शेल इलेक्ट्रॉन क्या किया था, प्रोटेक्ट कर दिया था, जिसके वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट में क्या हो गए, कमी आ गए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं। अब देखो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में आपकी कमी आई, पहले वाले थे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और बाद में शील्डिंग अप्लाई होने के बाद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गए, कम आ गए। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कमी आया इसको हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। कह सकते हैं यहां से द रिडक्शन ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या फिर लिख सकते हैं द रिडक्शन ऑफ चार्ज ऑफ न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ड्यू टू शील्डिंग इफेक्ट कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इसके लिए एक फॉर्मूला दिया गया है कि Z इफेक्टिव को हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, Z आपके पास हो जाएंगे एटॉमिक नंबर, या फिर न्यूक्लियर चार्ज इनिशियल मान सकते हो इसको, और सिग्मा इसको हम लोग बोलेंगे शील्डिंग इफेक्ट। तो यहां पर एक फॉर्मूला दिया गया था, दैट इज Z इफेक्टिव इज इक्वल टू Z माइनस शील्डिंग इफेक्ट। अब इसके थ्रू आप निकाल सकते हो किसी भी एलिमेंट का शील्डिंग पावर और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब यहां से देखो एक पॉइंट और यहां से हम लिख लेते हैं कि अगर शील्डिंग इफेक्ट की बात करूं, शील्डिंग पावर की अगर मैं बात करूं ऑर्बिटल में, सबसे ज्यादा शील्डिंग पावर s ऑर्बिटल में दिखता है, इसके बाद p ऑर्बिटल में, उसके बाद d ऑर्बिटल, उसके बाद f ऑर्बिटल में। सबसे कम किस में दिखेगा, आपके f ऑर्बिटल में, और उससे ज्यादा थोड़ा सा d ऑर्बिटल में। लेकिन हम लोग इन दोनों को क्या बोलते हैं, पुअर शील्डिंग बोलते हैं। ठीक है, अब यहां से एक चीज याद रखना है कि रिलेशन, ये सारी चीज हम लोग क्लास 11 में पढ़ चुके हैं बाबू, मैं बस रिकॉल कर रहा हूं इसको एक मरतबा। आप याद रखना कि शील्डिंग इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, अच्छा इसको करने से पहले हम लोग शील्डिंग इफेक्ट को कैलकुलेट करने की बात करते हैं। यहां से एक टॉपिक दे देना, कैलकुलेशन ऑफ, टॉपिक दे देना यहां से कैलकुलेशन ऑफ Z इफेक्टिव एंड शील्डिंग इफेक्ट। तो इसके एक रूल काम करता है, उस रूल को हम लोग बोलते हैं स्लैटर रूल। ये रूल कुछ नहीं है, बस आपको कुछ कुछ वैल्यू याद करना पड़ेगा। वो वैल्यू क्या होंगे, यहां से शील्डिंग इफेक्ट ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन, कुछ कुछ पॉइंट याद करना पड़ेगा यहां से। शील्डिंग इफेक्ट ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन लाइक हीलियम is 0.30. Second, shielding effect of n electron is equal to 0.35. थर्ड पॉइंट याद रखना पड़ेगा, shielding effect of n-1 electron is 0.85. और एक याद रखना पड़ेगा, shielding effect of n-2, n-3 या इससे कम, n-4, n-5, n-6 चाहे कुछ भी हो, इसके लिए वैल्यू क्या याद रखना पड़ेगा, 1 याद रखना पड़ेगा। ये कुछ पॉइंट को याद रख करके आप किसी भी एलिमेंट का शील्डिंग इफेक्ट निकाल सकते हो और उसके वजह से Z इफेक्टिव निकाल सकते हो। हम लोग एक पीरियड के रूप में कंसीडर करते हैं और सारे एलिमेंट का शील्डिंग पावर निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं कंसीडर कर रहा हूं लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन का। लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं हम लोग यहां से, ये है आपके पास लेफ्ट और ये है आपके पास राइट। हम लोग किधर जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट। अगर मैं इसकी एटॉमिक नंबर की बात करूं तो इसका एटॉमिक नंबर 3 होता है, इसका 4
5, 6, 7, 8, 9 और 10। मैं शील्डिंग को सबसे पहले निकालना चाह रहा हूं। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3 होता है। कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो आएगा 1s2 दैट इज 2s1। अब एक चीज याद रखना, जिस इलेक्ट्रॉन का शील्डिंग इफेक्ट या जेड इफेक्टिव निकालने की बात की जाएगी उसको उस इलेक्ट्रॉन को काउंट नहीं करेंगे, हमेशा इनर से इलेक्ट्रॉन को काउंट करेंगे। हमें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का शील्डिंग इफेक्ट निकालने की बात कर रहा है, यानी कि यहां पर जो 2s1 में जो इलेक्ट्रॉन है इसका शील्डिंग पावर निकालने की बात कर रहे हैं हम लोग। तो इसके इनर सेल वाले इलेक्ट्रॉन को देखेंगे, दैट इज इसको देखेंगे हम लोग, ठीक है। अगर मैं यहां पर इसको मैं n बोल रहा हूं तो ये क्या आपके पास n-1, अगर n की वैल्यू यहां पे 2 है तो ये 1 है, दैट इज 2-1, वैल्यू कितना आ गया? 1 आ गया। अब यहां पर सिग्मा n-1 के लिए अभी मैंने वैल्यू बताया था कितना होता है? 0.85 होता है। तो सिग्मा कैलकुलेट करते हैं हम लोग। सिग्मा इज इक्वल टू n-1 पे कितने इलेक्ट्रॉन है आपके पास? 2 इलेक्ट्रॉन। इसकी बात नहीं करनी, हमेशा इनर सेल वाले इलेक्ट्रॉन की बात करनी है। तो 2 इंटू 0.85 आ जाएगा, कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा? 1.7। कितना आएगा? 1.7। तो Z इफेक्टिव बराबर क्या हो जाएंगे यहां से? Z माइनस सिग्मा। Z की वैल्यू कितनी दी हुई? 3 माइनस 1.7, कैलकुलेट करो। 3 माइनस 0 1.7 दैट इज 3 और 2 माइनस 1 कितना आ गया? 1.3 आ जाएगा। ये Z इफेक्टिव लिथियम के लिए कितना आ चुका है बाबू? 1.3 आ चुका है Z इफेक्टिव। और मैं किसी का लेता हूं, सपोज करो मैंने बेरिलियम का ले लिया, इस बार बेरिलियम को मैं कंसीडर कर रहा हूं, दैट इज Be। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 4। कॉन्फ़िगरेशन करो 1s2 2s2। इसकी भी लास्ट इलेक्ट्रॉन की बात की जा रही है। अब यहां पर देखो ये 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। आप इसको किसी एक इलेक्ट्रॉन का ही शील्डिंग निकलेगा हमारे पास। अब मैं कह रहा हूं जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा उसका शील्डिंग निकालना है, तो उसके अंदर वाले सारे इलेक्ट्रॉन से हम शील्डिंग निकालने की कोशिश करेंगे। अब यहां पर देखो, यहां पर लास्ट इलेक्ट्रॉन की बात करो तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 में से एक को शील्डिंग में काउंट करना है और दूसरे को क्या मान लेना है? रेफरेंस मान लेना है। जैसे आप ऐसे ले लो, जैसे मान लो आइटम का सेंटर पार्ट है, ये यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पर भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां पर 1s2 है, यहां पर आपके पास 2s2। किसी एक में मान लो मैंने इसमें शील्डिंग निकालना चाह रहे हैं, अगर इसमें शील्डिंग निकालना चाह रहे हो तो बाकी जो इलेक्ट्रॉन बच गए इसके वजह से शील्डिंग निकलेगा, इसके वजह से शील्डिंग नहीं निकलेगा, क्योंकि ये खुद को रिपेल तो नहीं करेगा ना, हमेशा इनर सेल वाले इलेक्ट्रॉन शील्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा। अब यहां से देखो तो इसमें से जो 2 इलेक्ट्रॉन है इसमें से एक आपका शील्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा, दूसरे इलेक्ट्रॉन शील्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अगर मैं बोल रहा हूं ये n की वैल्यू है तो ये आपके पास क्या है? n-1। सिग्मा कैलकुलेट करो, सिग्मा की वैल्यू देखो, n-1 पर कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। n-1 के लिए वैल्यू कितने होते हैं? 0.85 प्लस। अब यहां पर देखो, इसमें से 2 में से एक को मैंने क्या माना था? रेफरेंस माना था, और दूसरे आपके शील्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे थे। लेकिन यहां पर देखो तो जिसका निकालना था वहां पर सिर्फ और सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन थे, जिसका निकालना है उसको छोड़ दो, बाकी को आप कैलकुलेट कर लो, लेकिन इनर वाले को। अब यहां में देखो 2 इलेक्ट्रॉन था, 2 में से एक का मैं शील्डिंग निकालना चाह रहा था, बाकी जो बच गए वो आपके शील्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। एक को मैंने क्या माना? रेफरेंस माना, जिसका निकालना था। तो यहां पर 2 में से कितने बच गए? 1 इलेक्ट्रॉन, और इसके लिए n है तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.35। आप इसको कैलकुलेट करो तो इसका कितना आ जाएगा? 1.7 प्लस 0.35। कैलकुलेट करो, 1.70 प्लस 0.35, 5 7 3 10, 1 और 1 2, कितना वैल्यू आएगा? 2.05। Z इफेक्टिव निकालो तो Z इफेक्टिव वैल्यू क्या हो जाएंगे? Z माइनस सिग्मा। Z की वैल्यू यहां पे कितनी दी हुई है? 4 माइनस 2.05, कैलकुलेट करो कितना आता है? 4.00 दैट इज 2.055, 5 9 1 दैट इज 1.95। यहां पर बेरिलियम का जेड इफेक्टिव कितना आया हुआ बाबू? 1.95। और मैं एक ले लेता हूं, इस बार मैं बोरोन का लेता हूं, बोरोन का ले लो तो बोरोन का एटॉमिक नंबर होता है 5। कॉन्फ़िगरेशन करो 1s2 2s2 2p1। लास्ट इलेक्ट्रॉन का जेड इफेक्टिव निकालना, लास्ट इलेक्ट्रॉन का शील्डिंग निकालना, दैट इज इसका। इसमें तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, कोई मसला नहीं है।
2 इलेक्ट्रॉन होता या 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होता तो एक इलेक्ट्रॉन को हम लोग रेफरेंस मानते, बाकी को शेडिंग में काउंट कर लेते, लेकिन इनर वाले सेल को। अब यहां से इसको मैंने रेफरेंस मान लिया, ये इनर सेल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अगर मैं इसको n बोल रहा हूं, ये भी क्या आपके पास n है, ये आपके पास क्या है n माइनस 1। n में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे यहां से? अब सिग्मा निकालो, n माइनस 1 में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इंटू 0.85 प्लस यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इंटू n की वैल्यू 0.35 हम रखेंगे। कैलकुलेट करो, यहां से आ जाए 1.7 प्लस यहां से कितने आ जाएंगे 0.35 इंटू 2 0.70, क्या आ जाएंगे यहां से 1.70 0.70 दैट इज 2.40। Z इफेक्टिव निकालो तो Z इफेक्टिव इक्वल टू क्या हो जाएंगे Z माइनस सिग्मा। Z की वैल्यू कितनी दी हुई है 5 माइनस 2.40 दैट इज 5.00 2.40 दैट इज आ जाएंगे यहां से 2.60। अब देखो, अब यहां से अब बाकी को आप कैलकुलेट कर सकते हो आसानी से, इसका भी कैलकुलेट करना है, इसका भी कैलकुलेट करना है, ये सारी चीज आपके काम है। अब देखो यहां से मैं लेफ्ट टू राइट जैसे जैसे मूव कर रहा हूं तो Z इफेक्टिव वैल्यू क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। इसका मतलब कह सकते हैं कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट Z इफेक्टिव क्या होते हैं बाबू, इंक्रीज करते हैं। ठीक है, अब Z इफेक्टिव इंक्रीज करेगा, देखो यहां से Z इफेक्टिव इक्वल टू वैल्यू क्या थे Z माइनस सिग्मा, ये थे आपके पास शील्डिंग इफेक्ट, ये थे Z इफेक्टिव। Z इफेक्टिव बढ़ने का मेन रीजन क्या है कि इसको कम होना पड़ेगा। अगर मान लो कि मैं सिग्मा का वैल्यू 0 रखता हूं और Z की वैल्यू मैं 3 मानता हूं, हमेशा Z की वैल्यू मैं 3 मान रहा हूं, तो Z इफेक्टिव बराबर क्या हो जाएंगे Z यानी कि 3 माइनस 0 इक्वल टू 3। अगर मैं यहां पर सिग्मा की वैल्यू 1 रखता हूं दैट इज 3 माइनस 1 वैल्यू कितने 2। अगर मैं सिग्मा की वैल्यू 2 रखता हूं दैट इज 3 माइनस 2 वैल्यू 1। तो देखो जैसे जैसे सिग्मा का वैल्यू बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे Z की वैल्यू क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। पहले 3 फिर 2 फिर 1, कब, जब सिग्मा की वैल्यू बढ़ते जा रहा था। इसका मतलब क्या है कि Z इफेक्टिव जैसे जैसे इंक्रीज करोगे वैसे वैसे शील्डिंग इफेक्ट क्या होंगे आपके पास, कम होंगे। तो एक पॉइंट लिख लेना यहां से कि Z इफेक्टिव इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू शील्डिंग इफेक्ट, या फिर इसको उल्टा करके लिख लो आप, शील्डिंग इफेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Z इफेक्टिव। ये सारी चीज आपको याद रखनी है कॉन्सेप्ट के थ्रू। और कुछ पॉइंट याद रखना कि Z इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ रिपल्शन। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन is directly proportional to atomic size, sorry, inversely proportional to atomic size. और याद रखना यहां से एटॉमिक साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी, और आयोनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये सारे पीरियोडिसिटी आपके खत्म हो जाएंगे यहां से। अब देखो यहां से लेफ्ट टू राइट जाओ, अगर मैं लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा हूं, लेफ्ट टू राइट मूव करोगे तो Z इफेक्टिव क्या हो रहे थे, बढ़ रहे थे। Z इफेक्टिव बढ़ेगा, लेफ्ट टू, मैं यहां पे लिख देता हूं लेफ्ट टू राइट में, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट में Z इफेक्टिव बढ़ रहे थे तो शील्डिंग इफेक्ट क्या हो रहा था, कम। अगर Z इफेक्टिव बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, दैट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर बढ़ेगा तो एटॉमिक साइज क्या होंगे, कम, दैट इज एटॉमिक साइज डिक्रीज करेगा। और एटॉमिक साइज अगर डिक्रीज करता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगर आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होंगे, बढ़ेंगे। तो अब देखो अगर मैं साइज की बात करूं, सबसे छोटा साइज किसका दिखेगा, आपका फ्लोरीन। ठीक है, तो ये सारे पीरियोडिसिटी हो गए। पहला इफेक्ट आपको समझ में आ गया होगा, शील्डिंग इफेक्ट किसको बोलते हैं। तो शील्डिंग इफेक्ट किसको बोलेंगे, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के इनर से इलेक्ट्रॉन क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, न्यूक्लियर चार्ज और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में कमी आ जाती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं। अब ये जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में कमी आई उसमें
उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। उसके थ्रू हम लोग जेड इफेक्टिव वैल्यू कैलकुलेट करने के बारे में सीखे, जिसके लिए हम लोग स्लैटर रूल पढ़े। अब शील्डिंग पावर में हम लोग एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल कंपैरिजन किए, तो पता चला कि डी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल का शील्डिंग पावर क्या है, सबसे कमजोर होते हैं। ये रिलेशन को आप याद रखना, आगे आपको पीरियोडिसिटी में काम करेगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट इफेक्ट देखते हैं, डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन। क्या करें, तो नेक्स्ट हमारे पास है डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन। डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन अनदर इफेक्ट है आपके पास। कॉन्ट्रैक्शन पढ़ने से पहले आप शील्डिंग इफेक्ट का वो पॉइंट याद रखना जिसमें मैंने बताया था कि सबसे ज्यादा शील्डिंग पावर एस ऑर्बिटल को होगा, उसके बाद पी, उसके बाद डी, उसके बाद एफ ऑर्बिटल का। ठीक है, अब देखो डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। जैसे कि 13 की, ग्रुप 13, ग्रुप 14 और 18 तक की मैं बात कर रहा हूं। यहां से बाल गंगाधर, इंदिरा तिलक, ये है आपके पास पीरियड नंबर 2, ये है पीरियड नंबर 3, ये है पीरियड नंबर 4, ये है पीरियड नंबर 5, ये है पीरियड नंबर 6। अब देखो ये है आपके पास पी ब्लॉक एलिमेंट। अब इससे पहले यहां पे क्या एग्जिट करते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट एग्जिट करते हैं। कहां से, पीरियड नंबर 3 से पीरियड नंबर 4 में। यहां पर आप क्या एग्जिट करते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट एग्जिट करते हैं। अब देखो जैसे ही आप पीरियड नंबर 3 से पीरियड नंबर 4 की तरफ मूव करते हो तो 10 डी ब्लॉक एलिमेंट आ जाते हैं। यहां पर कितने, 10 एलिमेंट डी ब्लॉक का आ जाता है। अब डी ब्लॉक का एलिमेंट आ गया तो उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पे एंट्री कर जाएगा, डी ऑर्बिटल में एंट्री कर जाएंगे। अब डी ऑर्बिटल का शील्डिंग पावर क्या है, बहुत कमजोर है। अगर डी ऑर्बिटल शील्डिंग पावर कमजोर है तो जेड इफेक्टिव क्या होगा, बढ़ जाएगा। और जेड इफेक्टिव अगर बढ़ जाएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर बढ़ जाएगा तो एटॉमिक साइज क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। तो यहां से यहां तक का जो प्रोसेस है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। फिर से सुन लो क्या होता है कि जैसे ही आप पीरियड नंबर 3 से पीरियड नंबर 4 की तरफ मूव करते हो तो पीरियड 3 से पीरियड 4 में मूव करने के दौरान 10 डी ब्लॉक एलिमेंट आ जाते हैं। और 10 डी ब्लॉक एलिमेंट आ गया तो उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पे एंट्री कर जाएगा, डी ऑर्बिटल में। और डी ऑर्बिटल का शील्डिंग पावर क्या होते हैं, कमजोर। अब शील्डिंग पावर कमजोर तो जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा। और जेड इफेक्टिव बहुत ज्यादा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा तो एटॉमिक साइज कम। तो यहां से यहां तक की प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। अब इसको हम लोग लैंग्वेज में लिख लेते हैं। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है सिकुड़ना, ठीक है ना, यानी कि एटॉमिक साइज में कमी आ जाएगी, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। कॉन्ट्रैक्शन क्या बोलते हैं हम लोग, जैसे ही 3rd पीरियड से 4th पीरियड की तरफ मूव करते हो पी ब्लॉक एलिमेंट में तो 10 डी ब्लॉक एलिमेंट आ जाते हैं। अब डी ब्लॉक एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पे एंट्री कर जाता है, n-1 डी ऑर्बिटल में, जिसके पास शील्डिंग पावर क्या है, बहुत कमजोर है। शील्डिंग पावर कमजोर होने की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या फिर जेड इफेक्टिव बहुत बढ़ जाता है। जेड इफेक्टिव जब बढ़ जाएगा तो एटॉमिक साइज क्या हो जाएंगे, आपके कम हो जाएंगे। यही प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है, डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन कहलाता है। अब ये जो डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन है सबसे ज्यादा काम ग्रुप 13 और ग्रुप 14 पे काम करेगा। उसके बाद जैसे 15, 16, 17, 18 की तरफ मूव करते जाओगे तो इसका इफेक्ट कम होने लगेगा धीरे धीरे। तो सबसे ज्यादा प्रोनाउंस कहां पे करेंगे, ग्रुप नंबर 13 और ग्रुप नंबर 14 पे। तो एक पॉइंट यहां से लिख लेते हैं, डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन, डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन more pronounced in group number 13 and group number 14। अब जैसे जैसे 14 के बाद 15, 16, 17, 18, 19, 18 की तरफ मूव करते जाओगे वैसे वैसे इसकी प्रोनाउंस करने की टेंडेंसी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। अब जैसे कि मैं बात कर रहा हूं, सपोज करो बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, ये 3rd पीरियड में थे, ये आपके पास थे 4th पीरियड में। इन जनरल एटॉमिक साइज टॉप टू बॉटम क्या होते थे, इंक्रीज करते थे। एटॉमिक साइज टॉप टू बॉटम क्या होते थे, इंक्रीज करते थे। सबसे ज्यादा साइज किसका दिखाता, बोरोन का, उसके बाद एल्युमिनियम का, उसके बाद गैलियम का। ये जनरली होते थे। लेकिन यहां पर देखो जैसे आप 3rd पीरियड से 4th पीरियड की तरफ मूव किए तो डी ब्लॉक एलिमेंट आ गया 10। अब उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पे एंट्री कर गया, डी ऑर्बिटल में। अब उसके पास पुअर शील्डिंग इफेक्ट थे जिसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से उसकी एटॉमिक साइज क्या हो गई, कम हो गई। तो यहां पर थोड़ा सा इरर हो जाता है। और यहां पर जो है एल्युमिनियम और गैलियम का साइज अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाते हैं, आपके सेम हो जाते हैं। रीजन क्या है आपके पास, डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन।
ठीक है। तो डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से एल्युमिनियम और गैलियम का साइज अप्रोक्सीमेटली सेम हो जाता है, ठीक है। अब ये सबसे ज्यादा इफेक्ट कहां पे शो करेंगे, ग्रुप नंबर 13 और ग्रुप नंबर 14 में। इसी के जैसा सिमिलर हम लोग एक और कॉन्ट्रैक्शन देखते हैं, वो है आपके पास लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन नेक्स्ट है लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। इसको भी समझने के लिए आप याद रखना, एस का शिल्डिंग पावर ज्यादा, उसके बाद पी, उसके बाद डी, उसके बाद एफ, ठीक है। अब देखो बाल गंगाधर, इंदिरा, तिलक, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, 5 पीरियड। अब जैसे ही 4 से 5 की तरफ मूव करोगे तो यहां पर एफ ब्लॉक एलिमेंट आ जाते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट। अब इसी एफ ब्लॉक एलिमेंट को उठा करके हम लोग बॉटम हैंड में रखते हैं। ये कहां पर एग्जिट करते हैं, यहीं पर एग्जिट करते हैं, इसीलिए हम लोग उसको उठा करके बस हम लोग कहां पर रख देते हैं, नीचे रख देते हैं। थोड़ा थोड़ा सिमिलैरिटी डिसिमिलैरिटी होने की वजह से ऐसा किया जाता है। तो जैसे आप 4th से 5th पीरियड की तरफ मूव करोगे तो 14 एफ ब्लॉक एलिमेंट आ जाते हैं और उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पे एंट्री कर जाएगा, एफ ऑर्बिटल में। अब एफ ऑर्बिटल का शिल्डिंग पावर क्या है, सबसे कम, तो उसका सबसे ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा और उसकी एटॉमिक साइज क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। बिल्कुल डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन के जैसा ही काम करेगा ये भी, बशर्ते कि वहां पर डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एंट्री कर रहे थे और यहां पर एफ ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन एंट्री करेगा। तो ये आप 4th से 5th पीरियड की तरफ आओगे, 14 लैंथेनाइड एलिमेंट आ जाते हैं, जिसको हम लोग प्यार से एफ ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन n-2 एफ ऑर्बिटल में एंट्री कर जाता है, जिसके पास सबसे कम शिल्डिंग पावर होती है। शिल्डिंग पावर कम होने की वजह से उसकी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाती है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से उसकी एटॉमिक साइज घट जाती है। आपको रिलेशन मैंने बताया था कि Z इफेक्टिव इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू शिल्डिंग इफेक्ट और Z इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। ये मैंने बात किया था कि एफ ऑर्बिटल का शिल्डिंग पावर क्या है, सबसे कम, इसका जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा और जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा तो इसकी एटॉमिक साइज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जेड इफेक्टिव से लेकर के एटॉमिक साइज कम होने तक का जो प्रोसेस है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। अब इसके बाद एक और इफेक्ट आता है आपके पास। अच्छा, एक पॉइंट ये भी है कि ये लेंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन है मोस्टली पी ब्लॉक एलिमेंट के ग्रुप नंबर 13 और ग्रुप नंबर 14 पे ज्यादा प्रोनाउंस करेगा। जैसे जैसे 15, 16, 17, 18 की तरफ मूव करोगे इसका प्रोनाउंसिएशन कम होता चला जाएगा, बिल्कुल डी ब्लॉक के जैसा ही। अब इसके बाद हम लोग एक और इफेक्ट देखते हैं, वो है आपके पास इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, देखो पी ब्लॉक एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होते हैं आपके पास, NS2 NP 1 से लेकर के 6 तक। अगर मान लो n की वैल्यू मैंने सेम रखा है, n की वैल्यू यहां पर क्या है, सेम है। अगर n की वैल्यू सेम है तो एटम में सेल का अरेंजमेंट कुछ इस टाइप का होगा, पहले S, उसके बाद P, उसके बाद D, उसके बाद F। अब जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम आओगे, जैसे कि मैं मान लेता हूं बोरोन का ही लेता हूं, बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और टेलरियम, इसमें सिर्फ S इलेक्ट्रॉन एग्जिट करेंगे, इसके बाद P आ जाएगा, फिर D आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएंगे, F ऑर्बिटल आ जाएगा। अगर n की वैल्यू सेम रखते हो तो अरेंजमेंट कैसा होगा, सबसे पहले न्यूक्लियस के नजदीक S होंगे, उसके बाद P होगा, उसके बाद D होगा, इसके बाद F होगा। ये कब होगा ऐसा अरेंजमेंट, जब n की वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे, सेम रखेंगे। अब देखो जैसे जैसे आप सपोज करें मैंने यहां पर भी इलेक्ट्रॉन रखा है, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन है, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब देखो ये न्यूक्लियस से ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ा रहेगा क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है। इसके कंपैरिजन में यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम काम करेगा, इसके कंपैरिजन में यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम काम करेगा। अगर मैं एनर्जी अप्लाई किया तो ये इलेक्ट्रॉन आसानी से रिमूव हो सकते हैं क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है आपके पास, कम। उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन आसानी से रिमूव हो सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में ज्यादा एनर्जी खर्च करना पड़ेगा। इसलिए ये केमिकल बॉन्डिंग में इस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करता। यही पार्टिसिपेशन नहीं होने के प्रोसेस के हम लोग क्या बोलते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट बोलते हैं। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होते हैं कि एस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं जब हम लोग टॉप टू बॉटम मूव करते हैं। ये इफेक्ट हमारा क्या कहलाता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट कहलाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट है, इसके वजह से हमें ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंजिंग आएगी। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट हम लोग क्या लिख सकते हैं यहां से, द रिलैक्टेंस of S electron
to participate in chemical bonding on moving down the group on p block element called inert pair effect। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होगा? आप सिंपल मीनिंग ये याद रखना कि इनर्ट पेयर इफेक्ट में उसको कहते हैं जो एस इलेक्ट्रॉन केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता। बाकी जितने भी इलेक्ट्रॉन वो केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर जाएगा, लेकिन अगर एस इलेक्ट्रॉन अगर केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है तो मात्र एक ही रीजन है, वो है आपके पास इनर्ट पेयर इफेक्ट। और इनर्ट पेयर इफेक्ट हमेशा आपके पी ब्लॉक एलिमेंट में ही शो करता है ज्यादातर। अगर मैं बात कर रहा हूं, सपोज करो कि ये ग्रुप नंबर 13 है, ये 14 है, ये 15 है, 16 है, 17 है, 18 है। यहां पर एलिमेंट बाल गंगाधर इंदिरा तिलक, काशी जी सुनो पंजाबी, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार, और शशि टिपो, फिर कल बहार आई आंटी, और हीरो ने आकर 0 रन मारा। इसमें हम लोग जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बात किए हुए थे? यहां पर बात किए थे NS2 NP1, यहां पर बात किए थे NS2 NP2, यहां पर बात किए थे NS2 NP3, यहां पर बात किए थे NS2 NP4, यहां पर बात किए थे NS2 NP5, और यहां पर बात किए थे NS2 NP6। अगर मैं जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं, जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट, तो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट में देखो, अगर मैं कह रहा हूं कि यहां से P का इलेक्ट्रॉन और S का इलेक्ट्रॉन दोनों केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर गया है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन भी बाहर निकल गए और P का भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, S का भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, तो मैक्सिमम कितना ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं? यहां पे +3, ठीक है। और देखो, अगर मैं कह रहा हूं सिर्फ P का इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहा है केमिकल बॉन्डिंग में, S का इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, अब ये एकमात्र रीजन हो सकता है कि S का इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट ना करे, दैट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से S का इलेक्ट्रॉन केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो कितना ऑक्सीडेशन स्टेट बन जाएगा इसका? +1। अब ये टॉप टू बॉटम आओगे तो इनर्ट पेयर इफेक्ट बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाएगा, यानी कि बोरोन सबसे ऊपर वाले जितने भी एलिमेंट हैं ये आपके जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 यहां पर इसके लिए शो कर सकता है, लेकिन जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम आओगे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में 2 यूनिट की कमी आ जाएगी। कितने यूनिट की? 2 यूनिट की कमी आ जाएगी। जैसे यहां पर जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट कितना शो कर रहा था? +3 कंप्लीटली। अब टॉप टू बॉटम आओगे तो उसके ऑक्सीडेशन स्टेट में 2 की कमी आ जाएगी, पहले थे 3, अब यहां पर मोस्टली कितना शो करेगा? +1। अब +1 टेलेरियम के लिए सबसे ज्यादा स्टेबल होगा ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। आप याद रखना यहां से कि एक पॉइंट, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस बाय 2 यूनिट ऑन डाउन द ग्रुप। टॉप टू बॉटम आओगे तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में कितने कमी आ जाएगी? 2 की कमी आ जाएगी। और एक और पॉइंट याद रखना कि इनर्ट पेयर इफेक्ट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। अगर मैं जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट कार्बन फैमिली की बात करूं तो इसमें मैक्सिमम कितना हो सकता है? 2 इलेक्ट्रॉन यहां से रिलीज हो जाए, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से मैक्सिमम कितना हो सकता है? +4। और इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से S इलेक्ट्रॉन केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, सिर्फ P पार्टिसिपेट किया, तो P इलेक्ट्रॉन अगर मैं सिर्फ रिमूव कर रहा हूं तो इसके लिए +2। अगर मैं कार्बन की बात करूं तो कार्बन तो मैक्सिमम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, लेकिन टॉप टू बॉटम आओगे तो इसमें 2 की यूनिट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, यानी कि पहले +4 कर रहा था, यहां पे कितने शो करेंगे? +2, यानी कि P भी हमेशा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादातर रहना चाहेगा। क्यों? क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट काम में आ जाते हैं। उसी तरीके से यहां पर देखो, इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +5 हो सकता है, 3 P का और 2 S का। अगर मैं कह रहा हूं
ये 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दे रहा है, ये वाला 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर सकता है। अगर अब देखो यहां से p ऑर्बिटल जो होते हैं वो 6 इलेक्ट्रॉन रखने की टेंडेंसी रखता है, 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया तो 3 पॉजिटिव। अगर मैं कह रहा हूं 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया तो ये -3 भी शो कर सकता है। इसका मैक्सिमम +6 हो सकता है, 4 और 2 6, -2 भी हो सकते हैं, ठीक है। इसके क्या हो सकते हैं, +7 हो सकता है और -1 हो सकता है। अब देखो इनर्ट पेड इफेक्ट की वजह से इसमें 2 की कमी आ जाएगी, मैक्सिमम कितने थे +5 और यहां पे कितने शो कर जाएंगे +3। ड्यू टू इनर्ट पेड इफेक्ट में 2 की यूनिट कमी हो गई। यहां पर +6 थे, यहां पे कितने शो कर जाएंगे +4, यहां पे कितने शो कर जाएंगे आपके पास +5। तो जैसे जैसे इनर्ट पेड इफेक्ट होता जाएगा वैसे वैसे उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में 2 की यूनिट की कमी आ जाएगी। इसमें एक अच्छा क्वेश्चन बनता है, आप देख सकते हो उसे, क्वेश्चन दिया रहता है यहां पे, विच वन इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। आपको दिया है PbCl4 और एक दिया है आपके पास SnCl4। अब रिड्यूसिंग एजेंट किसको बोलते हैं, जो दूसरे कंपाउंड को तो रिड्यूस करेगा लेकिन खुद क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। यानी ये दोनों रिड्यूसिंग एजेंट है। अब दोनों खुद क्या होंगे, ऑक्सीडाइज होंगे। ये भी ऑक्सीडाइज होगा और ये भी क्या होंगे, ऑक्सीडाइज होगा। यहां पर ये +4 स्टेट में है, यहां पर भी ये +4 स्टेट में है। ऑक्सीडाइज होने के बाद ये Pb+2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ये Sn+2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो Pb+2 में पहले कन्वर्ट होगा या Sn+2 में पहले कन्वर्ट होगा, तो जाहिर सी बात है कि Pb+2 ज्यादा स्टेबल होता है ड्यू टू इनर्ट पेड इफेक्ट, और Sn+2 कन्वर्ट तो होगा +2 में लेकिन लेट से कन्वर्ट होगा, इसलिए पहले ही कन्वर्ट हो जाएगा Pb+2 और ये Sn+2 लेट से कन्वर्ट होगा। क्यों, क्योंकि Pb+2 सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं ड्यू टू इनर्ट पेड इफेक्ट। देखो नीचे में 2 यूनिट की कमी आ गई थी, अब ये Pb+2 ज्यादा स्टेबल शो कर गया, इसलिए बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होगा। क्यों, यहां पे +4 से +2 स्टेट में आया, ऑक्सीडाइज तो हो रहे हैं, यहां पे ऑक्सीडाइज हो रहा है तो रिड्यूसिंग एजेंट के जैसा काम करेगा। अब यहां पे Sn+2 ये भी ऑक्सीडाइज हुआ है और Pb+2 ये भी ऑक्सीडाइज हुआ है। Pb+2 जल्दी +2 बना लेगा ड्यू टू इनर्ट पेड इफेक्ट, इसलिए ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट ये कंपाउंड शो करेंगे। तो ये थे आपके पास इनर्ट पेड इफेक्ट। आपकी 3 पॉइंट याद रखना है यहां से। इनर्ट पेड इफेक्ट किसको बोलते हैं, एस इलेक्ट्रॉन केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनर्ट पेड इफेक्ट बोलते हैं। इनर्ट पेड इफेक्ट की वजह से टॉप टू बॉटम आने के बाद उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में 2 यूनिट की कमी आ जाती है, और इनर्ट पेड इफेक्ट टॉप टू बॉटम क्या होते हैं, इंक्रीज करते हुए जाते हैं। अब इसके बाद एक और है एनालोमस प्रॉपर्टीज। एनालोमस बिहेवियर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट विथ अदर एलिमेंट। देखो एनालोमस प्रॉपर्टीज कहने का मतलब क्या है कि हर एक ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट जो होगा वो बाकी एलिमेंट से कुछ ना कुछ डिसिमिलर होंगे, कुछ ना कुछ डिफरेंट दिखेगा उसमें, जैसे कि साइज का डिफरेंस दिखेगा, गैस एनर्जी का डिफरेंस दिखेगा। इसका मेन कारण क्या है, यहां से लिख सकते हैं हम लोग एक चीज, एनालोमस प्रॉपर्टीज कहने का मतलब सिंपल यही है कि जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं वो बाकी के एलिमेंट से स्लाइटली डिफरेंट होते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनालोमस प्रॉपर्टीज बोलते हैं। तो लिख सकते हैं यहां से the first element of each groups are slightly different from other element called analogous properties of element. It is due to, ये क्यों होते हैं, सबसे पहला स्मॉल साइज की वजह से,
सेकेंड हाई आयोनाइजेशन एनर्जी की वजह से, सॉरी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव की वजह से, और थर्ड एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, वैकेंट डी ऑर्बिटल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे कि मैं बात करूं नाइट्रोजन फैमिली की, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सपेकर, तो ये जो फर्स्ट मेंबर का जो एलिमेंट है ये बाकी एलिमेंट से स्लाइटली डिफरेंट होगा। रीजन क्या है? क्योंकि इसका साइज छोटा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, और इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितने होते हैं? 7। कॉन्फ़िगरेशन करो 1s2 2s2 और 2p3। डी ऑर्बिटल है क्या? नहीं ना। तो डी ऑर्बिटल एब्सेंट होने की वजह से, स्मॉल साइज होने की वजह से, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से, ये जो फर्स्ट मेंबर है, फर्स्ट एलिमेंट है, ये बाकी एलिमेंट से क्या होंगे? स्लाइटली डिफरेंट होंगे। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एनालोमस प्रॉपर्टीज ऑफ दिस एलिमेंट। आज के लिए इतना ही। तो आज हम लोग इतने ही रखते हैं। नेक्स्ट हम लोग ग्रुप नंबर 15 से आगे की पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास रहेंगे ग्रुप नंबर 15, जो होंगे आपके पास नाइट्रोजन फैमिली। ये थे आपके पास आज का इंट्रोडक्शन क्लास पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए। आप इसको अच्छे से देखो, और समझ में अगर नहीं आता है तो आप हमसे क्वेश्चन पूछो, कॉल करके थ्रू पूछ सकते हो, कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हो, व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हो। इस लेक्चर को अच्छे से पढ़ना, अच्छे से देखना, और कहीं डाउट हो तो हमसे जरूर 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 पूछना। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास हम लोग मिलते हैं ग्रुप नंबर 15 के साथ, नाइट्रोजन फैमिली। थैंक यू वेरी मच।